जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित ब्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों, ये वीडियो का मॉक टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 वीडियो को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे पांचों वीडियो का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, आज हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है, जिसको हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो आपका भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। जो 29 अगस्त 1905 को है, वो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस पर खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। और दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और जो भारत में खेल पुरस्कार दिया जाता था, खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार था, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। अब दोस्तों, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, जो विश्व में चीनी का कटोरा है वो क्यूबा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्यूबा के अंदर है वो चीनी का सबसे ज्यादा उद्योग होता है, इसलिए इसे चीन का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अब क्यूबा को जापान और भारत ने पीछे छोड़ दिया है, तो भारत भी अब दूसरे नंबर पे चीनी के उद्योग में पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो दोस्तों, अवनी लेखरा राजस्थान से संबंध रखने वाली खिलाड़ी है और ये निशानेबाजी से संबंधित है। तो दोस्तों, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। इन्होंने जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, ये निशानेबाजी में इन्होंने भारत के लिए पदक दिलाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन में से आपने बताना है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो कलकत्ता बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य बताना था, तो ऑप्शन ए कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर भरतनाट्यम की बात करूं तो ये भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। रासलीला उत्तर प्रदेश का है। और जो बिहू है दोस्तों, ये असम का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? तो दोस्तों, आपने जैन धर्म के कुल तीर्थंकर बताने थे। तो जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकर रहे हैं दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो दोस्तों, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर है वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव। और दोस्तों, अगर 23वां भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 23वां पूछा जाता है। जो 23वां तीर्थंकर है उनको पार्श्वनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर रहे हैं। और अंतिम और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो दोस्तों, वो महावीर स्वामी रहे हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो जैन धर्म के कुल तीर्थंकर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से किस महिला ने भारत के लिए पहली बार पदक दिलाया था? तो दोस्तों, ये कर्णम मल्लेश्वरी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी जो 2000 में सिडनी के अंदर ओलंपिक हुए थे, वहां पे इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर निम्नलिखित में से जोड़ती है? आपने ये बताना है सुएज नहर किन को आपस में जोड़ती है। तो दोस्तों, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो सुएज नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो आपका थॉमस कप है ये जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया था। तो इस थॉमस का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, ये बैडमिंटन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर इनकी बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो इन्हें पुनर्जागृति का पितामह कहा जाता है। और इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। तो ये इनसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया था? तो दोस्तों जो आपका विधवा पुनर्विवाह है ये पूछा जाता है कि कब लाया गया था, तो ये 1856 में लाया गया था। यहाँ पे ये पूछा गया कि किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया, तो ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों ये लाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये जो लाया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जो एक आंदोलनकारी थे जिन्होंने ये अधिनियम लाया था। जो विधवाएं हैं उनके लिए ये कानून लाया था और लाया था 1856 में। और किसके शासनकाल में दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस किसका नाम है? आपने ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ब्रह्मोस क्या है। एक कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक हवाई रक्षा बंधक, एक सैन्य उपग्रह या एक रॉकेट लॉन्चर। तो दोस्तों जो ब्रह्मोस है वो एक कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये एक प्रकार की मिसाइल है दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है ब्रह्मोस एक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपने ये बताना है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी के ऊपर बनाया गया है। और अगर ये पूछे कि भारत के किस राज्य में है, तो दोस्तों ये भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर बनाया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, महानदी के ऊपर बनाया गया है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? वर्तमान में आपने बताना है कि भारत में जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वो किसके पास है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन जयराम गडकरी। दोस्तों ये भारत के परिवहन मंत्री है। तो यहाँ पे हमने जो जीके के है वो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जिसमें हमारा साइंस रहने वाला है। पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? यानी दोस्तों जो एक वाहन है वो जब चलता है तो उसकी गति नोट होती है। किस में नोट होती है आपने बताना है कि वाहनों की गति किस में मापी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वाहनों की गति है, वाहनों के पहियों की गति है, वो ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया है, स्पीडोमीटर से गाड़ी की स्पीड का पता चलता है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? आपने ये बताना है कि जो निमोनिया अगर रोग किसी को हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से फेफड़े, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया के कारण जो प्रभावित होने वाला मानव अंग है वो फेफड़े है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की समस्या ठीक कर सकता है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से निकट दृष्टि दोष से छुटकारा पाने के लिए यानी मायोपिया से छुटकारा पाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। और अगर दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष से छुटकारा पाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो उसका सूत्र H2SO4 होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किस घरेलू चीज में पाया जाता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बैटरी के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? तो अब आधुनिक आवर्त सारणी की बात करूं तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व दिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज है वो मोज़ले के द्वारा की गई थी। तो मोज़ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने खोजी थी, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोज़ले। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो 118 तत्व इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी जो विद्युत में उपस्थित आपका विद्युत परिपथ है उसका पता किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है? तो इन 4 ऑप्शन में से गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्युत परिपथ में उपस्थिति है वो गैल्वेनोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सफेद प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रकाश का सबसे कम विचलित होता है। मतलब जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में गुजारी जाती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, आपने ये बताना है। तो 4 ऑप्शन में से जब दोस्तों सफेद प्रकाश प्रिज्म में गुजरता है तो सबसे कम जो विचलित होने वाला रंग है वो लाल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों सबसे कम जो विचलित होता है वो लाल रंग होता है और सबसे जो अधिक विचलित होता है वो बैंगनी रंग होता है। तो यहाँ पे कम की बात की गई थी, कम आपका लाल हो जाएगा और जो आपका दोस्तों अधिक विचलित होता है वो बैंगनी हो जाएगा। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे में जाइलम डैश के परिवहन में उत्तरदायी है, यानी जो जाइलम का है वो पौधे में क्या काम है, तो ये पौधा करता क्या है। अगर पौधे में जाइलम का काम पूछे तो दोस्तों ये जो जाइलम है ये पौधे में क्या करता है, जो पौधों की जड़ें होती है, ये दोस्तों आपका यहाँ मान लो आपका पौधा दिया गया है, पेड़ दिया गया है, तो पेड़ की यहाँ पे जो जड़ें हैं, जड़ें क्या करती है, भूमिगत जल को अवशोषित करती है और वो जाइलम के द्वारा जो पौधों की पत्तियों तक उनको ले जाता है। तो जो जाइलम का काम है वो क्या है, जड़ों से जल का परिवहन पत्तियों तक ले जाना। तो ये जाइलम का कार्य यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों जो पौधों में जाइलम है वो जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के विषय में सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन को एक बार रीड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे डी से शुरू करते हैं, दोनों तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। तो दोस्तों ये बात गलत है कि दोनों तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है। अब जो ऑप्शन सी है वो क्या बता रहा है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य होती है। तो दोस्तों ये भी बात गलत है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। आगे हो रहा है ऑप्शन बी कि दोनों तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। तो ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ऑप्शन ए ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो चार ऑप्शन में से जो यहाँ पे सही हो जाएगा, एक सामान्य मनुष्य है उसका रक्तचाप 120/80 होता है। तो ये कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा 120/80। तो ये सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैटरी में किस तरह की ऊर्जा परिवर्तित होती है, यानी जो बैटरी है वो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो चार ऑप्शन में से अगर बैटरी की बात करें, बैटरी करता क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी का जो घरेलू बैटरी है उसका काम क्या है दोस्तों, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, यानी जो आपकी पृथ्वी है इसको पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है, तो ओजोन लेयर यानी ओजोन परत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा किसमें है, यानी यहाँ पे चार कोयले दिए गए हैं और आपने ये बताना है कि कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले की किस्म में होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जो आपका एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट, ये दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। यहाँ पे कार्बन की मात्रा 85% से अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है, यानी दोस्तों जो ये माचिस की तीली है इसके ऊपर ये जो मसाला लगा होता है ये किसका होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका रेड फास्फोरस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे रेड फास्फोरस कहाँ पे दिया गया है आपने देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ फास्फोरस दिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला लगा होता है ये रेड फास्फोरस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग किसका सूचक होता है। तो दोस्तों जो तारों के अंदर रंग होता है वो उनके ताप का सूचक होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइंस के 15 क्वेश्चन किए, यानी अभी तक हमने जीके और साइंस के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब पार्ट 3 की ओर आते हैं जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में नेशनल को LNAANTOI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डोमेस्टिक का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि NATIONAL नेशनल को किस प्रकार लिखा गया है, तो नेशनल को LNAANTOI
TOI, इस प्रकार से दोस्तों लिखा जाता है। तो पहले और दूसरा जो यहाँ पे आपके शब्द दिए गए हैं, इनको आपस में रिलेट करना है कि पहले से दूसरा कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जो यहाँ पे अंतिम यहाँ पे लेटर है उसको पहले स्थान पर रखा गया है। तो L जो अंतिम पे था उसको पहले पे रखा गया, और जो N ये पहले पे था इसको दूसरे नंबर पे रखा गया। यानी ये क्वेश्चन पहले पीछे से शुरू कर रहे हैं, फिर पीछे से पहला ले रहे हैं, और दोस्तों फिर आगे से पहला ले रहे हैं। अब उसके बाद देखो दोस्तों, पीछे से इन्होंने दूसरा लिया यहाँ पे A, और यहाँ पे इन्होंने पहले से भी दूसरा लिया, तो दूसरा कितना आ गया, A आ गया। इसी प्रकार से इन्होंने पीछे से फिर तीसरा लिया अल्फ़ाबेट, जो यहाँ पे N आ गया। फिर इन्होंने पहले से तीसरा लिया, जो यहाँ पे T आ गया। फिर दोस्तों इन्होंने पीछे से चौथा लिया, जो O आया, और फिर आगे से चौथा लिया, जो आपका I आया। तो हम डोमेस्टिक को भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तो डोमेस्टिक का क्या आएगा, DOMESTIC। अब डोमेस्टिक में क्या करना है, पीछे से पहला लेना है, पीछे से पहला है C, फिर पहले से पहला लेना है, पहले से पहला क्या है दोस्तों, D। अब पीछे से दूसरा लेना है, पीछे से दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे I दिया गया है, और यहाँ से जो दूसरा है वो कौन सा है, O है। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, तीसरा लेना है, तीसरा यहाँ से T है, ये तीसरा, यहाँ से तीसरा कौन सा है आपका, वो M है। फिर यहाँ से चौथा S है, फिर यहाँ से चौथा कौन सा है आपका, E है। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, CDIOTMSE। तो CDIOTMSE ये ऑप्शन नंबर A में मिलेगा, तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्होंने क्या दिया है, AG अनुपात IO। अब यहाँ पे दोस्तों समानुपात होना चाहिए, यहाँ E के, और आपने अगला बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो आप इसको कैसे करोगे, A आपका पहले नंबर पे है, G आपका जो G की प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 7, फिर I की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9, और O की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15, फिर E की प्लेस वैल्यू 5, और जो K की प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 11 है। तो अब आप क्या करोगे, पहले से पहला लेटर यहाँ पे पकड़ोगे। तो अगर A और I के बीच बात करें तो दोस्तों 1 से और 9 के बीच कितने का यहाँ पे डिफरेंस है, तो +8 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। फिर 7 और 15 के बीच डिफरेंस देखोगे तो ये भी कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 8 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी आपका 1 और 8 9 होते हैं, 7 और 8 दोस्तों आपके 15 होते हैं। तो इसमें भी आपने सेम चलाना है कि अगर 5 में मैं 8 जोड़ दूं तो 8 5 13, और 13 नंबर पे क्या होता है आपका, M होता है। अब यहाँ पे 11 में क्या करूं मैं, 8 जोड़ूं तो 11 और 8 कितने हो गए आपके, 19 हो गए, और 19 में क्या आएगा, S आएगा। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर आया वो क्या आया दोस्तों, MS आया, और MS ऑप्शन C में दिया गया है, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि रोगी जिस प्रकार अस्पताल से संबंधित है, यानी रोगी का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों आप देखोगे कि एक व्यक्ति है जिसको कोई रोग हुआ है, तो उसको बीमारी लगी है, जो उसको रोगी बोला गया, क्योंकि दोस्तों जो आप जिस व्यक्ति को रोग लगे वो क्या कहलाता है, रोगी कहलाता है। अब रोगी का उपचार कहाँ किया जाता है, रोगी का जो उपचार है वो कहाँ किया जाएगा, अस्पताल में किया जाएगा। तो अब यहाँ पे कार की बात करें, जो आपकी गाड़ी है, कार है, अगर उसमें दोस्तों बीमारी लग जाए तो उसको कहाँ ठीक किया जाता है, यानी कार का कोई भी पुर्जा खराब हो जाए तो उसे कहाँ ले जाया जाता है दोस्तों, ठीक करने, गैराज में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन C है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसे रोगी का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार कार का संबंध किससे आ जाएगा, गैराज से आ जाएगा। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका 11वां स्थान है तो बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। दोस्तों ये अगर मैं बेसिक से करूं तो मैंने यहाँ पे लाइनें यहाँ पे शुरू कर दी। यहाँ से किसी भी छोर से बात करें तो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो मैं कितने नंबर पे हूँ, 11वें नंबर पे हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये दोस्तों मेरा 11वां स्थान है किसी भी छोर से। ये तो मैंने यहाँ से शुरू किया, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मेरा 11वां नंबर है। तो देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो दोस्तों ये आपका एक ही आ गया 11वां, जो दोनों साइड से है, यहाँ से भी 11वां और यहाँ से भी 11वां, ये आपका कॉमन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने आए आपके, 11 आए। फिर देखोगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो
पंक्ति में कितने व्यक्ति हो गए आपके? 21 व्यक्ति हो गए। कुल व्यक्ति कितने? 21 व्यक्ति। अब इसको करते हैं दोस्तों एक ट्रिक से कैसे होगा ये। अब आपने देखा कि किसी भी छोर से आप देखोगे कि छोर कितने होते हैं? 2 होते हैं। और किसी भी छोर से आपका कौन सा स्थान है दोस्तों? तो हमारा जो स्थान है वो कौन सा है? 11वां स्थान है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 22 आ जाएगा। अब दोस्तों इस 22 में आप 2 बार काउंट हुए हैं, पहले इस छोर से काउंट हुए हैं, फिर दूसरी बार इस छोर से काउंट हुए हैं। तो माइनस क्या करोगे आप? 1 करोगे। तो 22 में से 1 गया, कितना आया आपका? 21 आया। इसको दोस्तों इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बानू ने मारुति से कहा, तुम्हारी माता मेरे पति की पुत्री है। मारुति की माता का बानू से क्या संबंध है? आपने ये बताना है कि जो मारुति की माता का है वो बानू से क्या संबंध है। तो इसको डायग्राम से कर लेते हैं। मान लो दोस्तों ये यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। ये पिक्चर दोस्तों किसकी है? बानू की है। तो बानू ने मारुति से कहा, मान लो ये मारुति है दोस्तों। अब बानू ने मारुति से क्या कहा कि तुम्हारी माता, यानी मारुति की माता। तो मारुति की माता कहाँ आ जाएगी दोस्तों? मारुति की माता यहाँ आ जाएगी। बानू ने क्या कहा? मारुति की कि तुम्हारी माता, मारुति की माता मेरे पति की पुत्री है। यानी जो यहाँ पे बानू का पति है, बानू का पति है दोस्तों, जो बानू का पति आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मारुति की माता का पिता आ जाएगा। तभी दोस्तों जो मारुति की माता है वो बानू के पति की क्या हुई? पुत्री हुई। तो अब इन्होंने क्या पूछा है कि मारुति की माता का बानू से क्या संबंध है। यानी जो अब दोस्तों ये देखो आपस में ये पति पत्नी है और ये इसकी पुत्री है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे वीडियो का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जिसमें मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी तक हमने 3 पार्ट डिस्कस किए जिसमें जीके, साइंस और रीजनिंग डिस्कस किया, तो वो 35 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे अंतिम पार्ट है मैथ वाला जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। यदि 3 की पावर 4x माइनस 2 बराबर है 729, तब x का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जब टाइप करते हैं तो ये पावर लिखी नहीं जाती। जो ये क्वेश्चन है वो क्या है? 4 की पावर 3x माइनस 2 बराबर है 729, तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दोस्तों ये दिया गया है। हमेशा जब भी आपका ये दिया जाए तो बेस दिया जाए और उनकी पावर दी जाए, तो दोस्तों आपने हमेशा बेस को इक्वल करना होता है, बेस को समान करना होता है। तो यहाँ पे हम बात करें 3 की पावर 4x माइनस 2 और आप यहाँ पे 729 देखोगे दोस्तों। 729 किसकी वैल्यू है? तो आप सभी को पता है जो 729 है वो 9 का क्या है दोस्तों? 9 का यहाँ पे क्यूब है। तो जो 9 का क्यूब है वो कितना होता है? 729 होता है। तो हमेशा जो वैल्यू है उसको पावर में तोड़ना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे 3 की पावर 4x माइनस 2 और जो यहाँ पर 9 है इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? इसका बेस हमने 3 लाना है, बात सीधी है। तो 9 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों? तो 9 क्या होता है? 3 की पावर 2 और दोस्तों इसके बाहर क्या है? उसका क्यूब है। यहाँ पे हमने 9 को तोड़ा। 9 को कैसे तोड़ा? 3 की पावर 2, क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ पे बेस इक्वल करने हैं, तो यहाँ पे बेस इक्वल आ चुके हैं। अब आप देखोगे कि 3 की पावर 4x माइनस 2 बराबर है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूना कितना आ जाएगा? वो 6 आ जाएगा। अब दोस्तों जब आपके बेस इक्वल है तो बेस से बेस यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, तब आप आपस में जो पावर है ये आपस में माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे 4x माइनस 2 बराबर है 6। अब दोस्तों यहाँ पे हो क्या जाएगा? आप यहाँ पे देखोगे 4x बराबर है यहाँ पे 6 है, और जब ये माइनस का 2 परे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 4x बराबर है 6 और 2 कितने हुए आपके? 8 हुए। तो सामने से सामने कैंसल आउट हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया हो, और चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों ये जो आपका विकर्ण है ये इन्होंने दिया है, तो आपको आयत का विकर्ण का फॉर्मूला लगाना होगा। अब दोस्तों आयत का विकर्ण क्या होता है? अगर आप आयत का विकर्ण देखोगे तो विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। अब देखोगे विकर्ण कितना है? विकर्ण है आपका 17 सेंटीमीटर
बराबर है l का स्क्वायर। अब दोस्तों आपका लंबाई तो दी है तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b की यहाँ पे पता नहीं है। तो आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है कि जब आप यहाँ से रूट हटाओगे, अंडर रूट हटाओगे तो सामने वाली संख्या का क्या हो जाता है दोस्तों, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये अंडर रूट दोस्तों यहाँ पे आगे पावर में बदल गया। अब आप देखोगे 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है दोस्तों, 289। और यहाँ पे आप बात करोगे 15 का स्क्वायर तो वो होता है 225, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 225 आप अरे लाओगे 289 के पास तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 289 माइनस 225 इक्वल टू b का स्क्वायर। अब दोस्तों इनको आपस में माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर दोस्तों जब आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली संख्या का अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 64 बराबर है b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या है, अब पूछा है आयत का क्षेत्रफल। तो आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को पता है, ये आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो चुका है। जो आपका क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, लंबाई इन्होंने दी है दोस्तों, लंबाई कितनी है 15 है, और जो आपकी चौड़ाई है वो 8 आई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे 15 गुना 8, 15 8 120, ये आपका सेंटीमीटर में दिया था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना आया 120 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एरिया वाले है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया से कम आपके आर्मी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आपने अच्छे से कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 महिलाएं या 5 पुरुष किसी कार्य को 60 घंटे में कर सकते हैं तो 8 पुरुष और यहाँ पे 12 महिलाएं उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो दोस्तों ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी B1 की वैल्यू है, ये आपकी H1 की वैल्यू है, ये आपकी आ जाएगी A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन हमने दोस्तों कई बार किया है, तो इसका मैं आंसर यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आपने इसको कर लेना है। कई बार हम इसको मॉक टेस्ट 5 में कर चुके हैं, तो आपने वहाँ पे इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिसका सॉल्यूशन आपको जरूरी है, ये मैंने करवा लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 3x बराबर है 4y तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दिया है 3x बराबर है 4y, 3x बराबर है 4y। तो दोस्तों यहाँ पे आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा आपने देखा होगा, जैसे आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में भी पढ़ा है, यहाँ पे हम जो आपके अल्फ़ाबेट है उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो अगर हमने x को इधर ही रखा तो ये आपका मल्टीप्लाई के साथ y है, और जब मल्टीप्लाई से अरे आता है तो ये दोस्तों आपका डिवाइड में चला जाता है, यानी भाग में चला जाता है। अब यहाँ पे 4y सेम है, 3x यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, परे जाएगा तो दोस्तों ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू x की भी आ गई और y की भी आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या है कि x प्लस वाई भाग यानी बटे में x माइनस वाई, इसका दोस्तों मान क्या निकलने वाला है। तो x आपका यहाँ पे निकला है, x कितना है दोस्तों, x यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 प्लस जो y की वैल्यू वो कितनी आई है 3, और नीचे क्या आएगा आपका दोस्तों 4 माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करोगे तो 4 और 3 कितने हो गए आपके 7 हो गए, और यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1 होगा, यानी आपका जो आंसर है वो क्या आया दोस्तों 7/1, यानी आपका 7 आया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए पे दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करें। ये आपका बोर्ड मास से दिया गया है, और बोर्ड मास से ये यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, 2 का 3/9 गुणा 18 प्लस 1 ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 6 प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले आप सभी ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो इन सब में जो सबसे पहले वाला पार्ट है वो ये दोस्तों यहाँ पे सॉल्व होगा, का वाला होगा दोस्तों, क्योंकि का मतलब होता है गुना। तो ये कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 2 गुणा 3, तो 2 तिया कितना होगा आपका 6। अब यहाँ पे क्या दिया है 6, यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करके कितना आया 6 भाग 9 गुणा 18 प्लस 1, और यहाँ पे 6 और 3 आप ऐड करोगे तो 6 और 3 कितने आ जाएंगे आपके 9 बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब
ये आ जाएगा आपका दोस्तों, देखोगे आप तो 6 डिवाइड बाय आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इंटू 18 प्लस यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 की 9 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपका 9 आएगा। तो यहाँ से कट जाएगा ये दोस्तों, देखोगे आप 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब पहले गुणा होती है तो 6 गुणा 2 6 दूनी कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा। तो दोस्तों 12 और 9 कितने हुए आपके 21 हुए। तो जो ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मैंने ये भी आपको कई बार करवाया है कि तीन संख्याएं हैं दोस्तों, संख्याएं कितनी आपकी तीन संख्याएं हैं और तीन संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो 7 तिया कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। अब इन्होंने बोला कि पहली दो, जो तीन में से पहली दो है उसका औसत कितना है, उसका औसत 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो दोस्तों अब तीसरी आपकी क्या निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे जो तीसरी संख्या है, पहले 3 थी, 3 में से 2 का दिया है तो ये जो वापस बची है तीसरी संख्या बची दोस्तों। और यहाँ पे 21 में से जब आप माइनस करोगे, यहाँ पर 8 माइनस करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो वो 13 आ जाएगा। तो 13 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3600 का 7/9 का 45% का 36% कितना होगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे दिया क्या है कि 3600 का मतलब गुणा 7/9, अब का मतलब दोस्तों फिर से गुणा 45%। अब आपका प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या लगा 100 गुणा 35% बोला है कि ये किसके बराबर होगा। ये दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गई। अब देखोगे आप दोस्तों 9 एकम 9, 9 पंजे 45 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कट जाएगा 5 एकम 5 और 20 पंजा 100। अब फिर यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इसको 5 से काटोगे तो 5 सत्ता 35 और यहाँ पे 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से 5 चौका 20। अब 4 एकम 4 और 4 9 36। अब ये पूरा कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 9 गुणा 7 गुणा 7। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे 7 सत्ते 49 आ जाएगा और गुणा क्या है आपका 9 है। अब 9 की इसके साथ गुणा करोगे तो 9 में 9 में 81, 81 का 1 हासिल कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। 9 चका 36, 36 और 8 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो कितना होगा 441 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना समय लेगी। तो यहाँ पे समय पूछा गया है और जो आपका समय है, समय क्या होता है दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, ये आपका क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। अब इन्होंने दिया क्या है कि आपके पास कितनी है, यहाँ पे 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई और ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये कितना है 220 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे आपका दूरी आ जाएगा। दूरी जब भी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई के साथ कुछ दूसरी चीज दी हो तो हमेशा दूरी ऐड हो जाती है। तो 280 मीटर तो रेलगाड़ी लंबी है और ये 220 मीटर क्या करता है प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो जो आपका दूरी है डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, वो 500 मीटर आ जाएगा। तो आपका समय क्या होता है, समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आपकी दी है, डिस्टेंस आपकी 500 मीटर है और जो आपकी चाल है दोस्तों वो है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और ये आपका 500 मीटर था। तो ये यूनिट अलग अलग है दोस्तों, ऊपर मीटर वाला है और नीचे किलोमीटर वाला है। तो हमेशा आप करते क्या हो, हमेशा आप बड़ी यूनिट को बदलते हो। तो 500 मीटर तो आपका ये क्या है आपका दूरी है, तो ये 60 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो किसकी गुणा करूंगा दोस्तों 5/18 की गुणा करूंगा। अभी यहाँ पे कट जाएगा 6 का पहाड़ा यहाँ पे 10 बार जाएगा और दोस्तों यहाँ पे 6 का पहाड़ा 3 बार जाएगा। अब ऊपर तो आपका 500 है और नीचे क्या आ गया आपका 10 पंजे 50 और जो ये भाग में आपका 3 है इसको आप ऊपर गुणा कर दोगे। अब यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 0 से 0 कटी और यहाँ पे 5 का पहाड़ा 50 में 10 बार गया तो आपका आया 10 गुणा
3, तो आपका 10 दिया कितना आया, 30 आया। और यहाँ पे मीटर से मीटर कर गया था, तो ये आपका क्या आया, सेकंड आया। कितने समय में पार करेगी, तो ये 30 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कक्षा में 45 लड़के व 30 लड़कियां हैं, तो उस कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखा कि एक कक्षा है जिसमें बॉयज 45 है और जो गर्ल्स है वो कितनी है, 30 है। तो सबसे पहले इसका टोटल निकालेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 45 आपके लड़के हैं और 30 यहाँ पे लड़कियां दी गई है, तो जो कुल है वो कितना आया दोस्तों, कुल आया 75। अब आपका प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, तो तुलना किसकी की जा रही है, गर्ल्स की जा रही है। किसके साथ की जा रही है, तो दोस्तों टोटल के साथ की जा रही है कि टोटल कितने हैं, और गुना क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। गर्ल्स कितनी है दोस्तों, गर्ल्स है आपकी 30, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 75 गुना आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत जिसकी तुलना करनी, जिसके साथ करनी, गुना 100। तो यहाँ पे 25 का पहाड़ा 3 बार, 25 75 और 25 चौका 100। अब दोस्तों 3 का पहाड़ा यहाँ 10 बार जाएगा, तो आपका प्रतिशत क्या निकल के आएगा, जो आपका परसेंटेज है वो आ जाएगा 10 गुना 4 यानी 10 चौका 40। तो लड़कियों की जो प्रतिशत मात्रा है वो 40 है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6:3 $X/4। तो दोस्तों ये तो आपका बहुत सिंपल है, कई बार किया है। ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी, और ये क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। तो दोस्तों आपने करना क्या है, नजदीक से नजदीक की गुणा करनी है, यानी बी गुणा सी करना है, बराबर है ए गुणा डी, यानी दूर से दूर की गुणा करनी है। तो दोस्तों बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और सी की वैल्यू कितनी है, x है, बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 6, और डी की वैल्यू दोस्तों 4। तो यहाँ पे आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x कितना है दोस्तों, 8 है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, a-b और a+b किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जो a-b और a+b है वो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर है 500 और लाभ है, जो आपका लाभ प्रतिशत है वो 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लो, यदि क्रय मूल्य 500 है, लाभ आपका 20% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों आपका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और बटे में क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। एसपी आएगा, वो सीपी कितना है, सीपी आपका 500 है, गुणा 100 प्लस लाभ, 100 में 20 का लाभ तो 120, और बटे में कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई। अब आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 5 गुणा यहाँ पे आ जाएगा आपका 120, तो 12 पंजे 60, तो ये आपका दोस्तों 600 आ गया। 600 ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर है, तो वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने क्षेत्रफल दिया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 144 है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका a का स्क्वायर के बराबर ये आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगी तो सामने का अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट 144 बराबर है a। तो यहाँ पे दोस्तों ए यानी भुजा, भुजा कितनी आएगी 144, अंडर रूट 144 वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, ये 12 की वैल्यू होती है, तो वो यहाँ पे ए किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर। अब दोस्तों ए आप भुजा को बोलते हैं, तो आपकी जो भुजा है वो 12 निकल के आ गई, तो 12 मीटर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 16 वर्ष बाद उसके आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, वर्तमान उम्र बताए। दोस्तों 2 आदमी है, एक पिता है और दूसरा दोस्तों यहाँ पे पुत्र दिया गया है। अब इन्होंने बोला क्या, आपने इनको बेसिक कंसेप्ट से करना है।
एक आदमी की आयु पिता की उम्र की 3 गुनी है। यानी दोस्तों अगर पुत्र की x है तो पिता की 3 गुनी है, यानी 3x यहाँ पे पिता की उम्र आ जाएगी। अब इन्होंने बोला कि 16 वर्ष बाद, यानी पिता अभी 3x का है तो 16 वर्ष बाद के लिए प्लस होता है दोस्तों, तो 3x प्लस 16 हो जाएगा। कब दोस्तों? 16 वर्ष बाद। और जो पुत्र है ये अभी x का है और 16 वर्ष बाद कितना होगा दोस्तों? x प्लस 16 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि 16 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 2 गुना होगा, यानी जो पिता है वो दोस्तों पुत्र की आयु, अब पुत्र की आयु कितनी है यहाँ पे? 2x प्लस 16 है। 16 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों पिता पुत्र से 2 गुना हो जाएगा, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई पुत्र की एज के साथ करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे पिता की जो यहाँ पे वैल्यू आई 3x प्लस 16 आई, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप वैल्यू किसकी देखोगे, यहाँ पे पुत्र की देखोगे तो 2 इंटू एक्स यानी आपका कितना आ जाएगा? 2x प्लस यहाँ पे 2 इंटू 16 यानी 16 दूनी कितना होगा आपका? 32 होगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका जो अनुपात है इसको आप बराबर भी बोल सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3x प्लस 16 बराबर है 2x प्लस 32। तो दोस्तों x वाली आप एक साइड लाओगे, यानी 3x माइनस 2x, और यहाँ पे आपका 32 माइनस 16। तो 3x में से 2x गए तो 1x बचा, और 32 में से 16 गए तो आपका 16 शेष बचता है। अब यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई 16। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनकी वर्तमान आयु बताए, तो इनकी वर्तमान आयु आप देखोगे तो दोस्तों वर्तमान आयु अगर हम पिता की बात करें तो पिता और यहाँ पे पुत्र दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, तो वर्तमान अनुपात इनका 3x है और इनका x है। तो पुत्र वर्तमान में कितना आया दोस्तों? 16 का आया। और अगर पिता की बात करें तो 3 गुना 16, 16 ये कितना होता है? 48। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहले पुत्र का लिया है, और एक तो पुत्र की 16 आई है और जो पिता की है वो 48 आई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या के योग की बात करें तो प्राकृतिक संख्या का योग क्या आता है? n प्लस 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे n क्या है? n होता है नंबर ऑफ टर्म की, नंबर की संख्या कितनी है, संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं कितनी है दोस्तों? 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, n आपके पास 10 है तो यहाँ पे 10 प्लस 1 आ जाएगा दोस्तों, और बटे में क्या आ गया आपका? 2 आ गया। तो यहाँ पे 10 गुणा 10 और 1 कितना होता है दोस्तों? 11, और बटे में क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये आपका 11 पंजे कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने अब हर बार की तरह कमेंट में बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, और अगर आप इसमें 35 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छी कंडीशन में हो। अब मिलते हैं दोस्तों अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।